Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. बच्चों पार्टी कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप सभी को पता है कि ये रिकॉर्डेड मैराथन की सीरीज हम लेकर आए हैं स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स जो इस साल 2026 में 23 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं। हालांकि इनकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं 11th ऑफ मार्च से, जिसमें हम सब चिट्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट भी। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने अभी तक सैंपल पेपर में एनरोल कर लिया है? कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 10 सैंपल पेपर्स एंड 5 स्पेशल पेपर्स। स्पेशल पेपर्स का हम लोग लाइव डिस्कशन भी करने जा रहे हैं, साथ में हमारी बुक का ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जिसकी फीस मात्र 500 रुपए है। तो अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया है, जल्दी से एनरोल कर लो और शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं ये सर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। चलो भाई, अब इसको एग्जैक्टली ये नोट्स जो मैं लिखते जा रहा हूं, ये आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ऑफ द एप्लीकेशन, जहां से आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब देखो भाई, मान लेते हैं ये एक रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है ना? सिमिलरली, और ये रेसिडेंट है मान लेते हैं रशिया का, और ये दोनों रेसिडेंट के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे, उसका जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना लेंगे, उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पे लिखा भी है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली इट इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। अब बात आती है, जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम आगे बढ़ेंगे, तो बाबूजी ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोनेंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट की 2 चीजें आएंगी। पहला कंपोनेंट है बेटा जी करेंट अकाउंट, और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट। अब ये करेंट अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट्स वाला करेंट अकाउंट नहीं है और कैपिटल अकाउंट नहीं है। अब बता समझते हैं। करेंट अकाउंट के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं 3 चीजों का: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इनविजिबल्स या ट्रांसफर्स का। आओ देखते हैं। द करेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू, यहां से पढ़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इंटरनेशनल इनकम्स। मतलब हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस किस चीज का रिकॉर्ड किया जाएगा? गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स जो होते हैं, पेंशन हो गया, गिफ्ट हो गया, ये स्कॉलरशिप हो गई, ये सारी चीजें। साथ ही साथ इंटरनेशनल इनकम्स का मतलब विदेश से कुछ पैसा आ रहा है, उस चीज का भी। अब कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेंज इन असेट्स। जब हम असेट्स का चेंज रिकॉर्ड करेंगे, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बाबूजी कैपिटल अकाउंट में। यहां पर असेट्स दोनों कैटेगरी के लिए जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट भी और फिजिकल एसेट भी। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, ये बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ रही है? चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम डिटेल में जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। मैं यहां पर एक तुमको अकाउंट बनाकर भी दिखा दे रहा हूं। लेट्स से ये करंट अकाउंट है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। करंट अकाउंट की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड होती है रिसीट, मतलब अगर पैसे आएंगे तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। डेबिट साइड होती है पेमेंट साइड, मतलब अगर पैसे जाएंगे तो हम उसे पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करने वाले। जैसे हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो पैसे आएंगे, रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और सिमिलरली अगर मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, उसे हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। सिमिलरली विद ऑल द ट्रांजैक्शंस। आओ देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं करंट अकाउंट का, विच इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो रिसीट होगी, इंपोर्ट किया है तो पेमेंट्स होंगी। ठीक है, अगला आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर एक तरफा प्यार वाली बात है, ठीक है ना, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस। जैसे अभी वैलेंटाइंस डे आएगा, आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपने बदले में कोई गिफ्ट दिया नहीं है, आपको मिल रहे हैं गिफ्ट, वो क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर दोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न इन द करंट पीरियड। जैसे मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर हो गए, आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको पेंशन मिल रही है, दिस इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब देखो, या तो यूनिलेटरल ट्रांसफर आपको मिलेगा या आप पे करोगे। मिलेगा तो आपके लिए
इनकम है करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, आपने पे किया तो आपके लिए एक्सपेंस है, आप करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर इसको दिखाने वाले हैं। तीसरी बात आती है यहां पर इनकम्स की। ये इनकम क्या है? इनकम आर क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम। बहुत ध्यान से देखना, पहले तो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से पैसा आ रहा है, या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, मतलब मैं किसी के वहां काम करता हूं वो मुझे पैसा दे रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एक्सेट्रा विच द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड। लेट्स से तुम यहां, मैं इंडिया में रहता हूं और मैंने दुबई के अंदर बहुत सारा एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने वहां पर एक पेंट हाउस खरीद लिया, मान ले भगवान कभी बात ये सच हो जाए, तो पेंट हाउस ले लिया, तो वहां से मुझे रेंट आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इनकम रिसीट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया विदेश की, वहां से मुझको डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो सब मेरे लिए इंटरनेशनल इनकम्स कहलाएंगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड फॉरेन करेंसी, दीज आइटम्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। पैसे आएंगे तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट के अंदर। सिमिलरली पेमेंट्स फॉर कैपिटल सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द फॉरेन कंट्रीज, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर सिमिलरली हमने रेंट पे किया, हमने डिविडेंड पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो हमारे लिए खर्चा है, वो इंटरनेशनल इनकम पेमेंट कहलाएगा। Compensation of employees includes wages and salaries received by residents of a country from non-residents. These earnings are entered into the credit side. अगर हमें compensation of employees मिला है, सैलरी वेजेस मिली है, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे, और हमने दी हैं तो डेबिट साइड पर दिखाएंगे। इतनी सी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको समझ में आ गया, साथ में यूनिलेटरल ट्रांसफर भी समझ में आ गया, और साथ में इनकम्स भी समझ में आ गई हैं। सिमिलरली हम बढ़ने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर। कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया है कि चेंज इन असेट को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दे शो चेंज इन स्टॉक मैग्नीट्यूड। जैसे कि अब देखना कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बात करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स एंड बोरोइंग्स, हमको विदेश से पैसे आ गए तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कैपिटल रीपेमेंट्स बाय फॉरेनर्स, हमने किसी को पैसा दे रखा था, उसने हमको वापस कर दिया है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ गोल्ड्स, मतलब यहां पर मोर और लेस चेंज ऑफ असेट का ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी खतरनाक चैप्टर इसलिए हो जाता है बिकॉज यहां से छोटे छोटे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कि किसको कहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर आईएससी 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है ना? अब कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आते हैं। सबसे पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखना, ट्रेड मतलब गुड्स होता है, तो गुड्स का मतलब ट्रेड कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऐसे निकाला जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे निकालेंगे? करंट अकाउंट में सारी चीजें आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐड करो, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल के अंदर सर्विसेज आती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। किसी का भी बैलेंस कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में देखो तीन चीजें होती है ना, एक तो गुड्स होते हैं, एक इनविजिबल्स होते हैं, इनविजिबल्स में क्या आता है? आपकी सर्विसेज, और तीसरा होता है यूनिटल ट्रांसफर। इन सबको ऐड कर दिया गया तो हमारे पास बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा। सिमिलरली हम बैलेंस ऑफ कैपिटल भी अकाउंट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं भाई? चेंज ऑफ असेट को रिकॉर्ड करके, मेरे पास कितना असेट्स आए हैं, मेरे पास से कितने असेट्स गए हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, एंड सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकाला जाएगा? मुद्दे की बात यह है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा आसान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज आती थी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के ही बैलेंसेस को ऐड कर देंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल आएगा बेटा जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स relating to the items on account on which country makes payment to and receive payments from the rest of the world. कहना क्या चाहते हैं? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, दोनों को ऐड कर दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे पेपर में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है वो ये पूछा जाएगा कि डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है। देखो बेटा, डिसइक्विलिब्रियम तीन तरह की सिचुएशन होती है। इक्विलिब्रियम समझोगे तो डिसइक्विलिब्रियम समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रिसीट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाएं। जितना रिसीट्स हैं उतना ही एक्सपेंडिचर अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है जब रिसीट्स इज मोर देन एक्सपेंडिचर और जब रिसीट्स इज लेस देन एक्सपेंडिचर। अगर कमाई ज्यादा खर्चे कम हैं तो इसको बोलते हैं सरप्लस बीओपी, और कमाई कम खर्चे ज्यादा हैं तो उसको बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी।
अब हमारे देश के लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होना अच्छा है, सरप्लस की सिचुएशन होना अच्छा है। बुरा होता है जब हमारे देश में डेफिसिट होता है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉजेज ऑफ एडवर्स बीओपी क्या है। ये एडवर्स का मतलब क्या है? जब रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और मेरी बात मानो, इसमें एक दो पॉइंट नहीं पढ़ना, इसमें सारे के सारे पॉइंट पढ़ना, बिकॉज ये 100% आपके एग्जाम में आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों के तो स्कूल के प्री बोर्ड में भी आया होगा ये क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आपका इम्तिहान में शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। भाई मैं बता रहा हूं, आ रहा है तो मतलब आ रहा है ये क्वेश्चन। अब धीरे धीरे मैं हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, मैं रीड नहीं करूंगा आपको, लेकिन समझ में आएगा। रीडिंग आप कर सकते हैं बिकॉज हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है? फॉल इन फॉरेन डिमांड। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं हमारे देश में यह माउस बनता था, यह माउस विदेशों में खरीदा जाता था। तो जब विदेश में खरीदा जाता था तो मुझे विदेश से रिसीट्स मिलती थी, फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, मेरे पास कमाई होती थी। लेकिन अब हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड फॉरेन में कम हो गई, तो अब फॉरेन से लोग हमारे गुड्स को खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो रिसीट्स मेरा कम होता चला जाएगा, और जब रिसीट्स कम होता चला जाएगा तो एडवर्स बीओपी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या तो कॉजेस पेपर में आने वाले या इसका करेक्शन पेपर में आने वाला है, आने ही वाला है। अगला है इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब यह बात समझना, हमारे देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसलिए जो सामान बन रहा है वो महंगा बन रहा है। अभी हमारे देश में मान लेते हैं ये माउस बनता है 500 रुपए का, और चाइना से हम इंपोर्ट कर सकते हैं और ये वहां से माउस मिल जाएगा मेरे को 100 रुपए का। तो इंडियन कंज्यूमर ही हमारे इंडिया का प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रह जाएंगे। काहे को? बिकॉज हमारे देश में इन्फ्लेशन है, और अगर हम विदेश से सामान इंपोर्ट कर ले रहे हैं तो हमें वो सस्ता पड़ रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा? अगेन एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जाएंगे और रिसीट्स कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी होता चला जाएगा। बेटा जी बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट भी। तीसरे पॉइंट पर आए, अगला है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? भाई देखना, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बड़े सारे पैसे लगते हैं। रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, घर बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, और मेट्रोज बनाने हैं, नए स्टेशंस बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जिसकी वजह से सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रिसीट्स वाली साइड कम है। इसकी वजह से एडवर्स बीओपी जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, गला ही दर्द हो गया। क्या यह बात तुम्हें समझ में आई कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है? अगला, इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको सेटअप करने के बाद हम अपने देश से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, उनको सेटअप करने में बड़ा पैसा लग रहा है यार। तो जब बहुत सारा पैसा इस तरह की इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में लगेगा तो अगेन एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा और रिसीट्स कम रहेंगी, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन में एडवर्स बीओपी जैसी बात को देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट रीडिंग ऑल दिस फॉर यू बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन एक्सप्लेनिंग द पार्ट। रेस्ट रीडिंग पार्ट आई हैव गिवन द नोट्स, यू कैन रीड इट थॉरली बाय योरसेल्फ। मेरा काम आपको समझाना है, टॉपिक को आंखों के रास्ते दिल में उतारना है भाई, ठीक है ना? चलें बाबूजी आगे बढ़ा जाए। अगली बात क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। अब बात समझना, हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम विदेश में सामान तो बेच ही नहीं पा रहे हैं। काहे को? क्योंकि हम जितना बनाते हैं उतना हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को नहीं मिल पाता है। अगला, अप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। अप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं पहले $1 बराबर 100 रुपए था, अभी $1 बराबर लेट्स से 70 रुपीज हो गया, तो हमारी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हो गई। जब कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आप बात समझना, फॉरेनर आता था पहले $1 में 100 रुपए का सामान खरीदता था इंडिया से, अब $1 में सिर्फ 70 रुपए का सामान खरीदता है। तो फॉरेन आदमी के लिए हमारे देश का सामान महंगा हो गया, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी देखा जाएगा। अगला, इंक्रीज इन डेट बर्डन। अब हमारे देश में क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, हमको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत सारा पैसा देश विदेश से लोन में लेना पड़ता है। जब हम लोन लेते हैं तो कॉन्स्टेंटली उसके इंटरेस्ट का बर्डन हमारे देश के ऊपर आता जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी जैसी सिचुएशन आने लग जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
अगला है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मेरे हिसाब से यह वाला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? देखा देखी करना। भाई अगर वेस्ट के लोग महंगे और ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं तो हमारे देश के लोग भी उनको कंजम्पशन पैटर्न को कॉपी करने लग जाते हैं। इवन दो हमारे देश के लोगों को उस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगते हैं, जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ जाता है और एडवर्स बीओपी जैसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में देखने मिलती है। समझ में आ रही है बेटा जी बात? आगे बढ़ूं। अगला है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब क्या? हमारे देश में लगातार तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे देश के लोगों का ही कंजम्पशन पूरा नहीं हो पा रहा है, हम खाक एक्सपोर्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं और एडवर्स बीओपी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है? हमारे देश में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं देखी गई, जिसकी वजह से कोई स्ट्रांग पॉलिसीज नहीं बन पाती हैं सो एज टू इंक्रीज द रिसीट्स एंड डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अब या तो बेटा जी पेपर में आपके कॉजेज आने वाले हैं, या आपसे पेपर में इसी टॉपिक का करेक्शन पूछा जाने वाला है। यह डेड श्योर बात है, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम एंड बीओपी। ये जो डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है ना, जिसमें रिसीट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसको सही कैसे करें? कैसे सही करें? एक्सपेंडिचर को कम करके रिसीट्स को बढ़ा के। पहला क्या है? डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। डेप्रीसिएशन मतलब $1 बराबर लेट से 50 रुपए था, $1 बराबर इसको 100 रुपए कर दो, हमारी कंट्री की करेंसी को डेप्रीशिएट कर दो। अब डेप्रीसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है, गवर्नमेंट करती है उसको। मतलब दोनों के मकसद सेम है। जब भी बेटा हमारी कंट्री की करेंसी को डेप्रीशिएट किया जाएगा, उस केस में हमारा जो इंडियन सामान है विदेशी लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले वो एक अमेरिकन आता था, $1 देता था और 50 रुपए का इंडिया का सामान खरीदता था। अब वो $1 देगा तो भारत से 100 रुपए का सामान खरीदेगा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो रिसीट्स बढ़ने लग जाएगी और एडवर्स बीओपी की प्रॉब्लम कुछ हद तक सही होने लग जाएगी। तो एक पॉइंट है डेप्रिसिएशन और एक है डीवैल्यूएशन, दोनों का इंपैक्ट सेम होता है, एक्सपोर्ट दोनों से ही इंक्रीज किए जाते हैं। चलें अगला क्या है? इंपोर्ट कंट्रोल। अभी आपने कुछ साल पहले भारत की स्कीम देखी होगी कि हमें अपने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट कंट्रोल बोलता है कि हमें कोटास फिक्स करने चाहिए, हमें लिमिट लगानी चाहिए कि हम कितने का सामान विदेशी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। तो अब अगर हम लिमिट फिक्स कर देंगे, लेट्स से हमने 2022 में 1000 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट कोटा के हिसाब से हम 2025 में लेट से सिर्फ 600 करोड़ का ही सामान इंपोर्ट करेंगे। ऐसा करने से धीरे धीरे इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी और आपका एडवर्स बीओपी सही होने लगेगा, एक्सपेंडिचर आपके कम होने लग जाएंगे। अगला क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन। ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारे देश से सामान एक्सपोर्ट कर सकती हैं उनको प्रमोट करो, उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाओ, उनको सब्सिडी ज्यादा दो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा माल विदेश की कंट्री में बेचें और ज्यादा से ज्यादा रिसीट्स लेकर आएं, ताकि एडवर्स बीओपी को डेटा ठीक किया जा सके। अगला क्या है? एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या है? डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को काफी बार इंटरवीन करना पड़ता है, जिसको हम लोग मैनेज और डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर एक बराबरी का संतुलन बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अगला है प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब होता है बेटा वो सामान जो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेट्स से हम माउस चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, अब इस माउस को इंपोर्ट करने के बजाय हम ये माउस अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो जिसकी वजह से हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हमारा एडवर्स बीओपी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या हुआ? अगला है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लगाना जिससे करंट डेफिसिट को दूर किया जा सके। मतलब द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बाय रेजिंग द बैंक रेट। भाई बहुत ज्यादा जब इंपोर्ट होने लग जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये बात समझ में आती कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं, तो पैसे कम करने के लिए क्या करें? बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ा है ना, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो,
बैंक रेट बढ़ा दो। ऐसा करने से लोगों की आप इनकम को कट करेंगे, जिससे उनके एक्सपेंडिचर पर होल्ड लगाया जा सकता है। सिमिलरली फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या? टैक्सेशन बढ़ा देना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देना, पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ा देना, सो एज टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिस्कल पॉलिसी भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने भी वाले हैं। समझ में आ रही है ना बात? और लास्ट क्या लिखा है? कैपिटल इंपोर्ट। कैपिटल इंपोर्ट का मतलब क्या है? जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाए आपके देश में, डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस कमी को पूरा कर सकते हैं दूसरे से पैसा मांगकर। पाकिस्तान जो करता है, दूसरे से पैसा मांगो, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसी के साथ हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, के साथ ही साथ कंटिन्यूएशन में है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। सिंपल सी बात है, $1 बराबर 100 रुपए है अगर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। अब देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। In a fixed exchange rate, the rate of exchange is officially fixed by central bank of the country by official action. Fixed exchange rate में market forces of demand and supply market को govern नहीं करती हैं। यहां पर RBI पहले से ही रेट फिक्स कर देता है। आज के देश में 90s में हमारे देश में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, लेकिन अब ऐसा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे देश में नहीं लागू है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही चल रहा है। अब दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर सरकार या आरबीआई गवर्न नहीं करती है, यह पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्न करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट फ्री to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply। मैं भी बनाकर भी दिखाऊंगा डायग्राम। इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होती है क्लीन फ्लोटिंग, एक होती है मैनेज और डर्टी फ्लोटिंग। अब क्लीन फ्लोटिंग क्या होती है? सेंट्रल बैंक सेट्स aside completely and allows exchange rate to be freely determined in the foreign exchange market। कहने का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक का जब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज में, उसको बोलेंगे क्लीन फ्लोटिंग। और दूसरा मैनेज या डर्टी फ्लोटिंग होगी। इसका मतलब क्या है? यहां पर सेंट्रल बैंक इंफ्लुएंस करने की कोशिश करेगी एक्सचेंज रेट को बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बड़े अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन समझो, मैंने बोला पहले मेरी करेंसी थी $1 बराबर 50 रुपए। अब मेरी करेंसी हो गई है $1 बराबर लेट्स से 90 रुपीज। हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और यह डेप्रिसिएशन का कारण है फ्री मार्केट, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से अगर मेरी कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इसका उल्टा है, मतलब वैल्यू में इंक्रीज आना। पहले मान लेते हैं $1 बराबर 90 था, अभी $1 बराबर लेट से 50 रुपए हो गया है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसी का उल्टा होता है बेटा डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। मकसद सेम है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या? $1 बराबर 50 रुपए थे, अभी $1 बराबर 90 रुपए हो गए हैं, लेकिन यह होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट करती है तो डीवैल्यूएशन, अपने आप होता है तो डेप्रिसिएशन। सिमिलरली रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? पहले $1 बराबर 90 था, अभी $1 बराबर 50 रुपए हो गया, और इसको किया जा रहा है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, डेलिबरेटली हमारे देश की सरकार कर रही है, तो इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि यह फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है, और यहां से कुछ केस स्टडी तुमको लेकर जानी है। ठीक है ना भाई? चले भाई बनाया जाए। मान लेते हैं बेटा यहां पर रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, और यहां पर है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स। मान लेते हैं ये डिमांड ऑफ डॉलर्स है बेटा जी, और ये सप्लाई ऑफ डॉलर्स है। जहां पर ये दोनों कट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग एक्सचेंज रेट। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करता है उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और वहां पर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। अब ये वाला सिचुएशन क्या हो गया? यहां पर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये हो गया एक्सेस सप्लाई का जोन।
ये हो गया एक्सेस डिमांड का जोन। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तुम ये बात समझना। अब तुमसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं हमारे देश के अंदर सडनली लोगों ने आईफोन की डिमांड इंक्रीज कर दी है, लोगों को आईफोन बहुत सारा चाहिए, तो इससे एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझना, ये तुम चैप्टर नंबर 6 में मार्केट मैकेनिज्म में मेरे साथ पढ़ा था तुमने। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है। मैंने बोला डिमांड ऑफ डॉलर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमको आईफोन चाहिए तो आईफोन खरीदने के लिए ज्यादा डिमांड ऑफ डॉलर्स लगेगा, तो ज्यादा डिमांड ऑफ डॉलर्स लगेगा तो डी डैश यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जाने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बेटा जी बढ़ जाएगा। अब इस तरह के चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इम्तिहान के अंदर। तो चलो भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यार ये पब्लिक फाइनेंस क्या है? यार पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक का मतलब तो लगता है कि कोई सरकारी संस्था होगी, तो बात तुम्हारी सही है। पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। यहां पर पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब स्टेट है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो कहां कहां से पैसे ला रही हैं, कहां कहां पर पैसे खर्च कर रही हैं, उसका अगर हम लोग एक ब्यौरा बना लें, उसको हम लोग बोलेंगे, उसकी स्टडी कर लें तो उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक फाइनेंस। अब हमें बात करनी है ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। बेहतरीन सा कंसेप्ट है फिस्कल पॉलिसी का। यार सरकार के पास ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट्स? जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है ताकि अपनी इकोनॉमी को वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम से बचा सके। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आओ शुरू करते हैं ये टॉपिक। फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, public spending, public borrowing to achieve various objectives of economic policies। अब various objectives का मतलब यहां पर क्या होता है? इकोनॉमी को बुरे वक्त से बचा लेना। ठीक है ना बेटा जी? अगला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स सिलेबस में नहीं है, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू। अब बेटा जी पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? सरकार की अथॉरिटीज के पास पैसा कहां कहां से आएगा, उसे हम पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। आओ जरा देखा जाए। देयर आर मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये तो मैंने बताया था कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, इसी के साथ साथ एक डेफिसिट फाइनेंसिंग भी होती है। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल इट्स सोर्सेज इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। वो सारे सोर्सेज जहां से सरकार को पैसा आ रहा है, चाहे वो टैक्सेस से आए, चाहे वो किसी प्रॉफिट से आए, वो सारी चीजें पब्लिक रेवेन्यू के अंदर आती हैं। चलो बेटा जी अब हम बढ़ने जा रहे हैं और एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे सामने टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब क्या है? अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू डिफरे द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड। कहने का मतलब क्या है कि टैक्स तो सभी को देना पड़ता है, इट्स अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। इसके लिए सरकार आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं देने जा रही है, जनरल बेनिफिट के लिए आपको टैक्सेशन देना होगा। ठीक है। अब टैक्स भी इंडिया के अंदर 2 तरह के होते हैं। नेचर ऑफ टैक्सेस इज नॉट देयर इन द सिलेबस, लेकिन टैक्सेस 2 तरह के होंगे। एक होता है बेटा जी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे इनकम टैक्स होता है, जिसका बर्डन कभी भी हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर पैसे मैंने कमाए हैं तो टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है ना? उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? पैसा या टैक्स वो देगा जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। जैसे मोबाइल फोन मैंने खरीदा तो इस मोबाइल फोन पर टैक्स कौन देगा? मेरे पापा? नहीं, मैं दूंगा इस पर टैक्स क्योंकि मैंने इस मोबाइल फोन को परचेज किया है। उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आओ जरा देख लो। द इंपैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू बर्डन ऑफ अ टैक्स on the person who pays it to the government in the first instance। तो हम ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। ठीक है ना? Indirect tax is that tax which is initially imposed on and paid by one individual, but the burden of which is passed over to some other individual who ultimately bears it। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, आराम से आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली डीमेरिट्स भी नहीं है, स्किप करते चलो। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी सिलेबस में नहीं है।
अब यहां पर कुछ और तरीके के टैक्सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक है पहला टैक्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? इसमें टैक्स रेट कांस्टेंट होता है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो जाए। जैसे कि मैं बोलूं चाहे आप 10 लाख रुपए कमाएं तो भी आपको 20% टैक्स देना है, चाहे आप 10 करोड़ रुपए कमाएं तो भी आपको 20% ही टैक्स देना है। तो ये क्या बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्सेशन लगाना। अगला टैक्सेशन क्या है? अगला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इनकम बढ़े टैक्स ही बढ़े, 10 लाख कमाओगे 10% टैक्स दोगे, 20 लाख कमाओगे 20% टैक्स दोगे, 30 लाख कमाओगे 30% टैक्स दोगे। इस तरह से टैक्स बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। समझ में आ रहा है? ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं भाई। रिग्रेसिव टैक्सेशन जनरली यूएस में ये लगता है। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब कैसे? इनकम बढ़ी टैक्स रेट कम हो जाएगा। कम पैसा कमाते हो, 10 लाख कमाते हो 40% टैक्स दो, 50 लाख कमाते हो 20% टैक्स दो। क्या बात समझ में आ रही है? उसे बोलते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन। अगला है डिग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब इनकम मान लो 20% से बढ़ रही है, लेकिन टैक्स मेरा सिर्फ और सिर्फ 5% से ही बढ़ रहा है। मतलब जिस स्पीड से इनकम बढ़ रही है उस स्पीड से मेरा टैक्स नहीं बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्रेसिव टैक्सेशन। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है कि नहीं? अब ये तो टैक्सेशन की बात मैंने आपको समझा दी। अगली बात हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये मान के रखिए ये 100% पेपर में आने वाला है। इसका इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बोरिंग भी है, लेकिन मेरे पास इसको पढ़ाने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक समझ जाओगे तो आप समझ लेना आपके लिए कंटेंट बहुत इजी हो जाएगा। साथ में ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, एल्स दिक्कत में आएंगे बेटा। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस incurred by public authorities, central government, state government and local bodies for its own maintenance and also for meeting the collective needs of the citizens। मतलब खुद के लिए खर्च करती है सरकार, खुद के मेंटेनेंस के लिए, और लोगों की भलाई के लिए जो पैसा खर्च करती है सरकार, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा किए जाने वाला समाज कल्याण के ऊपर खर्चा। ठीक है ना? अब टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नॉट देयर इन द सिलेबस, आराम से स्किप कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस। तो सिलेबस में है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये काफी ज्यादा क्रूशियल होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको एकदम बच्चा टॉपिक समझ के ये समझाऊंगा और तुम्हें समझ में भी आएगा। तुम मकसद समझना, तब तुम ये टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। अब बोल क्या रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पर? ऑन प्रोडक्शन। ध्यान से देखो कि सरकार पैसा खर्च कर रही है जिसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पर कैसे आएगा। मतलब सरकार कुछ इस प्रकार से खर्चा करे जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगे। किस चीज का प्रोडक्शन? सब चीज का प्रोडक्शन। तो सरकार को कहां पैसा खर्च करना चाहिए जिससे हमारे देश में हर एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ सके? सोचो, मैंने यहां पर लिख के रखा है, आओ जरा देखते हैं एक एक पॉइंट, और यह पॉइंट तुम्हें कैसे समझ में आएगा समझना। अगर सरकार पैसा खर्च करती है किस चीज पर? पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, सैनिटेशन एंड चीप हाउसिंग फैसिलिटी, इससे होगा क्या? इंक्रीजेस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एट लार्ज विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मतलब अगर सरकार पैसा खर्च करेगी एजुकेशन पर, घर पर, मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर, तो जो लेबर्स हैं वो ज्यादा अच्छा फील करेंगे और जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी और ओवरऑल हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। और जरा तुम देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम फॉर वेरियस इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम देम। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस administration and developmental activities creates demand for various type of goods and services, thereby creates income for those individuals and firms who produce these goods। कहने का मतलब क्या है? मान लो सरकार ना डिफेंस पे पैसा खर्च कर रही है, तो जो कंपनीज डिफेंस के गुड्स बनाती हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, इसलिए उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर सरकार खर्च कर रही है ओवरहेड्स के ऊपर, ओवरहेड्स का मतलब क्या? रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो जो कंपनीज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करती हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि ज्यादा क्रिएट करने लग जाएंगे वो पर्टिकुलर कमोडिटी। तो बात समझ में आ रही है? सरकार डिफेंस पे पैसा खर्च करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा खर्च करेगी, ओवरहेड्स पे पैसा खर्च करेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा ये समझ में आ गया। और सरकार अगर पैसा खर्च कर रही है चीप हाउसिंग फैसिलिटीज पर, मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, बिकॉज लेबर अच्छा फील करने वाले हैं। अगली बात, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमन स्किल्स थ्रू एजुकेशन। अब एजुकेशन अच्छे से देना, ट्रेनिंग अच्छे से देना, इससे क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, हेंस प्रोडक्शन विल इंक्रीज। मतलब आपने आजकल सुना होगा स्किल इंडिया आया है, तो लोगों को स्किल्स सिखाना कि भाई आपको फैक्ट्रीज कैसे चलानी है, आपको मशीनरी कैसे इस्तेमाल करनी है, आपको उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने से भी प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। अगला सुनो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेंशियल रॉ मटेरियल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इनपुट्स इन द पब्लिक सेक्टर। दिस हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस शॉर्टेजेस लाइक शॉर्टेज ऑफ स्टील एंड फर्टिलाइजर्स। अब अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने में लग जाए, मतलब सरकार ऐसा पैसा खर्च करे जिससे रॉ मटेरियल की कमी या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हमारे देश में ना आने पाए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कभी भी रुकेगा नहीं और प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। अगली बात देखेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज सच एज कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अगर सरकार कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में हेल्प करेगी, उनको प्रमोट करने में हेल्प करेगी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को सरकार संभाल ले, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन कर ले जाएंगे। अगला, पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकम इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, सिकनेस बेनिफिट देना, फ्री एजुकेशन देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, इससे भी एबिलिटी टू वर्क बढ़ता है। एंड दिस इज अगेन अ रेपिटेटिव पॉइंट। अब 6 पॉइंट तुमने यहां से पढ़े, कोई 3 से 4 बातें तो तुमको दिमाग में आ गई होंगी कि अगर सरकार डिफेंस पे पैसा खर्च करेगी, सोशल ओवरहेड पे पैसा खर्च करेगी, तो उनसे संबंधित प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। सरकार अगर मेडिकल फैसिलिटी देगी, एजुकेशन देगी, तो लोगों की एबिलिटी बढ़ेगी और वो अच्छे से काम कर सकते हैं। सरकार अगर स्किल्स के ऊपर काम करेगी तो वर्कफोर्स हमारी और स्किल्ड बन जाएगी और ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएगी। और अगर सरकार शॉर्टेज को संभाल ले, रॉ मटेरियल्स के, कैपिटल इंडस्ट्रीज को अगर प्रोड्यूस डेवलप करने लग जाए, जिससे भी हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अब बात क्या करते हैं, अगला टॉपिक क्या है, यही इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक ही पढ़ रहे हो बेटा, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, विदेशी इन्वेस्टमेंट, या देश के अंदर रहने वाले लोग हमारे देश में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, अभी थोड़े दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने मासिव इन्वेस्टमेंट लिया है फ्रॉम ऑल द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कैसा है, मतलब सरकार कहां पर पैसा खर्च करे जिससे लोगों को लगे कि यहां पर पैसा डालना, इस कंट्री में, इस स्टेट में पैसा लगाना बहुत सेफ है और हमारा ग्रोथ होगा। तो सरकार को हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को सेफ फील कराना चाहिए। सेफ कैसे फील कराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर सरकार अच्छा पुलिस प्रशासन रखेगी, अच्छा आर्मी पे पैसा खर्च करेगी, तो वहां के देश के लोग सेफ फील करेंगे और विदेशी इन्वेस्टर्स भी सेफ फील करेंगे कि इस कंट्री में हमारा पैसा तो कहीं नहीं जाने वाला है। और क्या करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली यूज्ड टू क्रिएट सोशल ओवरहेड। सोशल ओवरहेड्स का मतलब क्या है, बेसिक चीज, लोगों को स्किल बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उस देश में लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स, जैसे पावर, मतलब यहां पे लाइट ना जाती हो, इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट का अच्छा फैसिलिटी हो, तो उस देश में भी लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और तब इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। द गवर्नमेंट में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज, मतलब सरकार बोल दे कि हम टैक्सेस नहीं लेंगे, आप चाहें तो हमारे ही देश से लोन लेकर हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी करने से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लीनियंसी भी बढ़ेगी, कोई भी आकर हमारे देश में व्यापार कर सकता है। तो सरकार कैसे कैसे पैसा खर्च करेगी टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ये बात समझ में आ रही है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार कैसे कैसे पैसा खर्च करे जिससे हमारे देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया जा सके। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करना। अमीर बहुत अमीर ना होता जाए, गरीब बहुत गरीब ना होता जाए। तो सिंपल सी बात है, क्या करेगी सरकार, ज्यादा टैक्सेस लगाएगी अमीरों पे
और जो इतने भी गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, सब्सिडीज मुहैया कराएगी ताकि उनकी भी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जा सके। आओ जरा देखते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी सो डिवाइस एज टू हेल्प पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी देयर बाय रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये फर्जी पॉइंट है। फिर क्या लिखा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स लाइक फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ओल्ड एज पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कैन बी गिवन टू टॉप प्रायोरिटी ऑफ टू हेल्प द पुअर। जितने पुअर लोग हैं, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए आप ऐसा ऐसा कर सकते हो ताकि उनको भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मिलती चले। अगली बात, पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन आर्टिकल्स ऑफ कॉमन कंजम्पशन। फूड ग्रेन पर सब्सिडी आपने देखा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर, जहां पर आपको राशन की दुकान पे सस्ता राशन मिलता है या सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, तो आप सस्ते रेट में प्रोवाइड कर दोगे ताकि पुअर जो लोग हैं वो भी सामान इस्तेमाल कर सके। फिर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज एज वेल, मतलब आप अगर देखो दिल्ली बहुत डेवलप्ड है और मुंबई महाराष्ट्र बहुत डेवलप्ड है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हमारे देश में अंडर डेवलप्ड हैं, तो उनको भी डेवलप कराने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी ताकि वहां पर भी रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर किया जा सके। फिर क्या है? सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब सब्सिडीज देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना लोगों को कि ताकि आप भी व्यापार कर सको, छोटा छोटा लोन देना ताकि आप भी आराम से अपनी जीवन को जी सको। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगला, अब अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, अब हमारा देश ग्रो कैसे करेगा? तुम्हें पता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जितना भी तुमने पढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रीजनल डिस्पैरिटी दूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमने एक और पॉइंट पढ़ा था ना, हाँ 3 ही पॉइंट पढ़े थे, और ये तीनों पॉइंट के आप क्लब कर दें तो सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। जैसे कि क्या? जैसे क्या? एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च फैसिलिटी दो, हमारे देश में ग्रोथ होने लग जाएगी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिया, स्किल बढ़ाने पे फोकस किया, हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाएगी। सब्सिडीज दी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिससे हमारे देश में एग्रीकल्चर बढ़ने लग जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू रिड्यूस ग्लेरिंग डिस्पैरिटीज इन इनकम, जैसे कि रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, पूरे बैकवर्ड एरिया को ग्रो करना, बेरोजगारी भत्ता देना, और बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, सब्सिडीज देना, इस तरह करके हम सारी चीजों को सही कर सकते हैं। हमारे देश में डिफेंस को डेवलप करना, मतलब जो उसके पहले तुमने तीनों पॉइंट पढ़े हैं उसको मिक्स एंड मर्ज करके इस पॉइंट में डाल दो, बिल्कुल बढ़िया खिचड़ी तैयार हो जाएगी और बढ़िया आंसर बन जाएगा आपके लिए, विच इज अगेन अ वेरी इजी टॉपिक टू गो अहेड विद। अब अगला बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? बहुत इन्फ्लेशन ना हो और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन ना हो। इसके लिए क्या करेंगे? आओ जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखते चलना। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री मार्केट। इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए तुमको एक ऐसी जटिल समस्या को समझाने के लिए एक जड़ी बूटी दे रहा हूं। समझो, 2 तरह की प्रॉब्लम होती है बेटा जी। एक तो होती है इन्फ्लेशन और एक होती है डिफ्लेशन। तुमने ये पढ़ लिया, तुम समझ लो, ये अपने शब्दों में लिखकर आ जाओगे। इन्फ्लेशन का रीजन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस का बढ़ना, चीजें महंगी हो रही हैं, तभी हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन है। सिमिलरली डिफ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस चीजों के कम हो रहे होते हैं। अच्छा, किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड ज्यादा है इसलिए उसकी प्राइस बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के पास इनकम ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन को सही करने के लिए हमको इनकम को कम करना चाहिए ना? इन्फ्लेशन को सही करने के लिए इनकम को कम करना चाहिए। सिमिलरली प्राइस कम क्यों होता है डिफ्लेशन के सिचुएशन में? क्योंकि डिमांड कम होती है। और डिमांड कम क्यों होता है? क्योंकि लोगों की इनकम कम होती है। तो डिफ्लेशन को सही करने के लिए इनकम को बढ़ाना चाहिए। क्या यह लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात समझना, तुम्हारे पास, सरकार के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है टैक्स, एक इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक बोरोइंग। ये 3 को ही मानते हुए चलो तुम। सरकार क्या करेगी? इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों की इनकम को कम करना है, तो टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा टैक्स हो जाएगा तो लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए? सरकार के सरकारी खर्चों को कम कर देना चाहिए। अगर सरकारी योजनाएं, सरकारी खर्चे कम हो जाएंगे तो लोगों के इनकम पे इंपैक्ट आएगा। अगर मान लो रोड नहीं बन रही तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल वाले को पैसा नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिकली मार्केट से पैसा
कट हो जाएगा और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। सिमिलरली पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देना चाहिए, मतलब सरकार को लोगों से पैसा उधार लेना चाहिए इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर देंगे, लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं और अब खर्च क्या करेंगे, इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। सिमिलरली डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, टैक्स को कम कर देना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना चाहिए और पब्लिक बोरोइंग को कम कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑल अबाउट। और इस बात को मैंने यहां पर इस तरह से प्रेजेंट करके लिखा हुआ है, लेकिन मकसद तुम्हें यह समझाना था। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो मेरी जान, जल्दी से, मुझे चाहिए कि चाहिए। तुम वीडियो पॉज करो और फटाफट से बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई, अब अगली टॉपिक की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा ये पब्लिक डेट क्या होता है। पब्लिक डेट का मतलब क्या है? सरकार देश के आम नागरिकों से पैसा उधार में ले लेती है, इसको बोलते हैं पब्लिक डेट। मतलब अपनी देश की जनता से पैसा उधार लेना पब्लिक डेट कहलाएगा। मतलब पब्लिक डेट इज अ डेट विच द गवर्नमेंट ओज टू इट्स सब्जेक्ट और द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। या तो अपने देश के लोगों से उधार लेगी या दूसरी कंट्री के लोगों से भी उधार ले सकती है, उसको पब्लिक डेट बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डेट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। रीजंस ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट इज अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस। अब क्या है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक तुमसे कोई भी पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना। अब यह पूछ क्या रहा है कि सरकार अपने देश का कर्जा वापस कैसे करेगा। मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन, देश का कर्जा वापस करेंगे, कैसे करेंगे। हम यहां पे कुछ पाकिस्तान के एग्जांपल्स लेंगे, तुमको मजा बहुत आएगी। सबसे पहला क्या है, रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। रेप्यूडिएशन मतलब रिफ्यूजल टू पे द डेट। कौन सा पैसा मालिक, हम कुछ नहीं वापस करने वाले, हमने तुमसे पैसा लिया ही कहां। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजल टू पे द डेट। जैसे दोस्त होते ना कि मैंने अपने दोस्त को पैसा दिया कि भाई 40,000 रुपए ले लो, थोड़े तुमने मांगे थे, थोड़े दिन बाद पैसे वापस कर देना। मैंने उससे पैसे मांगे, मैंने कहा भाई वो जो तुमने 40,000 लिए थे वापस कर दो। कहता कौन से 40,000 भाई, ऐसा अक्सर पाकिस्तान कर रहा है, कौन से पैसे मेरे पास नहीं है। अगला रिफंडिंग। अब रिफंडिंग का मतलब क्या होता है, रिफंडिंग का बहुत अच्छा तरीका है, पाकिस्तान ऐसा बहुत जोरों शोरों से कर रहा है। मान लेते हैं ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने पहले कर्जा लिया चाइना से, ठीक है। अब चाइना अपना कर्जा वापस लेने लगा, तो पाकिस्तान लोन ले लेगा यूएई से और वही लोन का पैसा उठाकर चाइना को वापस कर देगा। दिस इज नोन एज रिफंडिंग। मतलब पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन को ले लेना, इसे बोलते हैं रिफंडिंग। समझ में आ रही है सब बच्चों को बात? चलें आगे बात करें। अगला है डेट कन्वर्जन, एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर देना। मान लेते हैं कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेट मींस एक्सचेंज ऑफ न्यू डेट फॉर द ओल्ड डेट। इन दिस मेथड द लोन इज एक्चुअली नॉट रीपेड बट द फॉर्म ऑफ डेट इज चेंज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कंसिस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ हाई इंटरेस्ट डेट इनटू अ लो इंटरेस्ट डेट। मान लेते हैं लोन था तुम्हारा 10% के रेट से, तो सरकार ने बोला कि मैं तुम्हारा लोन वापस नहीं कर रहा हूं, ऐसा करता हूं तुम्हारा लोन नए लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले मैं तुम्हें 10% देता था, अब मैं सिर्फ तुम्हें 8% ही दूंगा। तो ये क्या हो गया, 2% का फायदा होगा सरकार को, इसे बोलते हैं डेट कन्वर्जन। अगला क्या है, बजटरी सरप्लस। ये एक अच्छा पॉइंट है, ऐसा भारत देश हमारा करता भी है। बजटरी सरप्लस का मतलब क्या, बजट में आपने प्रोविजन बनाया, आपने बोला कि इस साल हमारे बजट में अगर सरप्लस बजट आएगा, मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसे होंगे उससे हम देश का कर्जा चुकाने वाले हैं, इसे बोलते हैं बजटरी सरप्लस। अगला पॉइंट क्या है बेटा जी, टर्मिनल एन्युटीज। टर्मिनल एन्युटीज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करना, चाहे वो मंथली इंस्टॉलमेंट हो, क्वार्टरली हो या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो, जिसमें इंटरेस्ट के साथ साथ आप महीने महीने, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर, हाफ ईयर बाय हाफ ईयर पैसा वापस करते चले जाते हैं। अगला क्या है, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब क्या है, आपने एक फंड बना रखा है जिसके अंदर आप धीरे 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 पैसा ऐड करते जाते हो, जोड़ते जाते हो, एक तरह का गुल्लक है। और जब वो पैसा आप कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे जितना पैसा आपने कलेक्ट किया उससे आप अपने लोन को वापस कर सकते हो। दिस इज नोन एज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब आसान सा है कि आपने एक गुल्लक बना रखा है, आप धीरे धीरे पैसा उसमें सेव कर रहे हो और फिर वहां पे जितना पैसा सेव हुआ उससे आपने लोन चुका दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा जी? अगला है स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट।
इसका मतलब क्या है, रीड करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट टेक स्टैट्यूटरी डिसीजंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इट्स पब्लिक डेट। द क्रेडिटर्स आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन व्यू ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल पावर्स, ठीक है ना। ऑर्डिनरी द गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो दिस पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डेट कन्वर्जन और स्टैट्यूटरी डिडक्शन काफी क्लोज चीजें हैं। स्टैट्यूटरी डिडक्शन का मतलब क्या, सरकार एक लॉ पास कर देगी कि अब जो आपका लोन था 15% का रेट से, 10% के रेट से, उसको घटाकर 5% किया जा रहा है, एंड इट इज बाय फोर्स, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है। अब अगला है कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी का मतलब क्या है, हेवी टैक्सेस लगा देना प्रॉपर्टी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, और वहां से जो पैसा कलेक्ट हो उससे आप कर्जे को चुका सकें, अपने लोन को चुका सकें, उसको बोलते हैं कैपिटल लेवी। मतलब हेवी टैक्सेशन लगा देना प्रॉपर्टी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, और लोगों से ही टैक्स लिया और टैक्स कलेक्ट करके कर्जा चुका दिया। ठीक है भाई। अगला क्या है, एक्सपोर्ट सरप्लस। याद रखना इकलौता मेथड है जिससे विदेश का कर्जा चुकता है, विदेश के लोन आप रीपे करते हो। इसके पहले आपने जितने 8 के 8 मेथड्स पढ़े हैं उससे इंटरनल लोन को रीपे करती है सरकार। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है, आपने एक अपना बिजनेस किया जिससे आप एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने फॉरेन करेंसीज को अर्न किया और उस फॉरेन करेंसी से आपने विदेश के लोन को पे कर दिया है। दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट सरप्लस। अब मैं यहां पर रीडिंग करने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा पूरा नोट साथ में दे रहा हूं, तुम डाउनलोड कर लो, मैं एक्सप्लेनेशन का काम कर रहा हूं, एंड आई एम नॉट टेकिंग योर मच टाइम, ठीक है ना। अब आते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये सबसे मजेदार चीज है। जब तुम्हारी जेब में पैसा ना हो, छाप लो, भोला बाबा दे दे नोट, छापन दी मशीन, सबकी बजा दू बीन। ये वही वाली बात है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। इसकी सिर्फ और सिर्फ मीनिंग सिलेबस में है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस मीटिंग द डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। अगर सरकार के पास पैसा कम हो जाता है तो सरकार नोट छापकर अपने पैसे की कमी को दूर कर सकती है। Why deficit financing is not there in the syllabus? Adverse effect of deficit financing is not there in the syllabus. Fiscal policy in action is not there in the syllabus. और बस अब जो सिलेबस में है वो मैंने करा दिया। So this is it from the entire chapter बच्चा पाड़ी। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है मेरी जान गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट किस चिड़िया का नाम है, आओ जरा ये देखा जाता है। भाई गवर्नमेंट ना अपनी एस्टिमेटेड रिसीट्स और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर का ना एक पूरा स्टेटमेंट क्रिएट करता है, स्टेटमेंट पूरा बनाता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। कैसा है, एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसीट्स, मतलब कहां कहां से पैसे आएंगे उसके बारे में जिक्र करना, एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, ये इनके दो कीवर्ड्स हैं, और कहां कहां सरकार उसको खर्च करने वाली है, एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक, उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के पास कहां कहां से पैसे आएंगे, सरकार कहां कहां पे पैसा खर्च करेगी, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना गवर्नमेंट बजट कहलाता है। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ गई। नीड ऑफ एंड इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट बजट के सिलेबस में नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अब दो तरह का गवर्नमेंट बजट है जो हमें पढ़ना है। एक बजट होता है यूनियन बजट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पूरे देश के लिए, और दूसरा होता है स्टेट बजट, जो हर स्टेट अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए बनाती है। तो यूनियन बजट क्या है, इज द बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री एज अ होल, पूरी कंट्री के लिए। और वेर स्टेट या यूनियन टेरिटरी बजट क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सच एज दिल्ली गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए लागू होता है। देन आगे परफॉर्मेंस बजट और सप्लीमेंट्री बजट भी सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब इस बजट को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह की चीजें निकल कर आती हैं। एक होता है बेटा जी रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है कैपिटल बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे हैं। अब ये रेवेन्यू बजट में दो तरह की चीज आती हैं, एक आती है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी टर्म रेवेन्यू आ जाएगा तो समझ लेना ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब रोज रोज ये ट्रांजैक्शन रिपीट किए जाते हैं। लेकिन समझना क्या है, रेवेन्यू बजट शोज रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम दीज रेवेन्यू रिसीट्स। और दो क्लासिफिकेशन है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम डिटेल में आएंगे। लेकिन साथ साथ कैपिटल बजट भी जानते हैं। कैपिटल बजट के अंदर दो चीजें आती हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में चेंज ऑफ असेट होता है, रेवेन्यू में नहीं होता है। इसी बात को हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू
गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब देखो रेवेन्यू रिसीट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, मतलब दे क्रिएट नो लाइबिलिटी और नो सेल इन रिडक्शन इन एसेट, मतलब ये ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना कोई असेट कम करते हैं। ये ना तो है, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे ना ही कोई असेट को कम करेंगे, वो होती है रेवेन्यू रिसीट्स। क्या बात समझ में आ रही है? इसी का सिमिलर होता है अब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। मैं यहीं पर बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा जी, ना तो कोई लाइबिलिटी कम होगी और ना ही कोई असेट क्रिएट होगा, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब रेवेन्यू रिसीट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार के पास दो सोर्सेज से ही पैसा आएगा, या तो वो टैक्स से पैसा कलेक्ट करने वाली है या वो नॉन टैक्स एक्टिविटी से पैसा कलेक्ट करने वाली है। ये टैक्स क्या होता है? टैक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है पर्सनल इनकम टैक्स, मतलब जो हर एक बंदा जो इनकम कमा रहा है उसके ऊपर उसको कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को, जैसे इनकम टैक्स होता है। दूसरा होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स किसके ऊपर लगता है? कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हैं। तीसरा होता है बेटा जी कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज किस पे? अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो सामान फ्रॉम दूसरी कंट्रीज, उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है उसे हम लोग कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। अगला क्या है? एक्साइज, सेंट्रल यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। ये क्या होता है भाई? जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं, मतलब दीज ड्यूटीज आर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कमोडिटीज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। ये उस पर टैक्स लगता है जो हमारे देश के अंदर कमोडिटीज प्रोड्यूस होती है। जो दूसरी कंट्री से हम लेकर आते हैं उसके ऊपर कस्टम्स हम पे करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आगे होता है सर्विस ड्यूटीज। ये क्या है बेटा जी? सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन सर्विसेज प्रोवाइड बाय द पीपल, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने कोई होटल लिया, होटल में जो सर्विस पिया, आजकल ये सर्विस टैक्स को भी रिप्लेस करके जीएसटी के अंदर ही क्लब कर दिया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी के अंदर ही मर्ज कर दिया। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो भी आप गुड्स या सर्विस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है उसको जीएसटी बोलते हैं। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे टैक्स मर्ज होकर, सारे इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज होकर जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। फिर आता है इंटरेस्ट टैक्स। इंटरेस्ट टैक्स का मतलब क्या? इट इज लेविड ऑन द ग्रॉस इंटरेस्ट अर्न बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज एटसेट्रा, मतलब जो बैंक वगैरह पैसा कमाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स देंगे उसे हम इंटरेस्ट टैक्स बोलते हैं। तो ये तो था तुम्हारा कि भाई सरकार के पास टैक्स से कहां के से या किस किस सोर्स से पैसा आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स के अलावा सरकार के पास कहां से पैसा आता है? पहला है इंटरेस्ट रिसीट। इंटरेस्ट रिसीट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, पब्लिक सेक्टर एटसेट्रा। अकॉर्डिंगली इट गेट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज लोन्स। अब देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट को या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कर्जा देती है, लोन देती है, और उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट रिसीट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। दूसरा है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। अब बहुत सारी सरकार की संस्थाएं हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, भेल हो गया, सेल हो गया। तो ये जो संस्थाएं हैं सरकार की, ये जो प्रॉफिट कमाती हैं वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा, और इस पर जो डिविडेंड मिलता है अगर हमने इन पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी सरकार की इनकम होती है। जैसे एलआईसी से जो पैसा कमाती है वो सरकार की इनकम है। अगला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे 2G 3G लाइसेंसेस निकाल कर आती है, और जैसे कि दूरदर्शन आता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, टूरिज्म से जो पैसा कमाती है, वो सब कुछ आपका इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर आ जाएगा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगला है ग्रांट इन एड, मतलब सरकार को हो सकता है कि कुछ पैसा एज अ डोनेशन मिल रहा हो, तो वो भी सरकार की इनकम के अंदर आ जाएगा। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लोग मेरी जान कैपिटल रिसीट्स के ऊपर। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? वो रिसीट्स जिनसे या तो लायबिलिटी बढ़े या तो असेट कम हो जाए, ये वो रिसीट होती है। मतलब या तो हम लोन के थ्रू पैसा लेकर आ रहे होंगे या हम कोई असेट बेच के पैसा ला रहे होंगे, वहां से जो पैसा आएगा उसे हम कैपिटल रिसीट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को लोन दिया था, सरकार ने किसी को लोन दिया था, दूसरी कंट्री को लोन दिया था, वो लोन वापस ले लेना,
ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट्स, बिकॉज से असेट कम हो जाएंगे। अगला क्या है, मार्केट लोन। आपने मार्केट से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, लोन लिया है, लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल रिसीट्स कहलाएगी। अगला क्या है, स्पेशल डिपॉजिट्स, मतलब हमने दीज रिलेट टू इन्वेस्टमेंट विद द गवर्नमेंट बाय नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुइटी फंड्स, फंड्स ऑफ एलआईसी, मतलब लोगों ने जो पेंशन फंड के अंदर पैसा डाल रखा है, स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट्स के अंदर पैसा डाल रखा है, सरकार को दिया हुआ है पैसा, वो क्या हो जाएगा, वो इनके लिए कैपिटल रिसीट्स बनेगा, बिकॉज से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये आता है स्पेशल डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर। फिर देन स्मॉल सेविंग्स, मतलब किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं छोटी छोटी, उस पर पैसा डाल रखा है, तो वो स्मॉल सेविंग्स के अंदर भी आ जाएगी, और ये भी सरकार के लिए एक तरह की लायबिलिटी बनती है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। अगला क्या है, प्रोविडेंट फंड, मतलब सरकारी एम्प्लॉय की जो सैलरी से पैसा कटता है और एक स्पेसिफिक अकाउंट में जमा होता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के भी कटता है। देन एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या है, विदेश से आपने लोन ले लिया, आईएमएफ से आपने लोन ले लिया, ये भी आपका कैपिटल रिसीट्स के अंदर आएगा। एंड डिसइन्वेस्टमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के पेपर में ये वाला पॉइंट जरूर पूछा जाएगा। अब बेटा जी, डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई सरकारी संस्था अपना कोई भी पार्ट किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, उसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। और सरकारी संस्था को बेचकर भी पैसा आएगा, उसे भी हम लोग कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी के अंदर रखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अभी तो हमने रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जाओ देखते हैं भैया, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया, ऑल दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और डू नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ना तो कोई असेट बनेगा, ना कोई लायबिलिटी कम होगी, ना तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, या तो कोई एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी कम होगी, या तो, तब उसे हम बोलेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो इसको स्किप करते हैं और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा जी, बैलेंस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है और सरप्लस बजट क्या है। देखो, बैलेंस बजट मतलब क्या होता है, जब जितनी कमाई, रिसीट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, मैंने जितना पैसा कमाया और जितना पैसा मैंने खर्च कर दिया वो दोनों बराबर हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस बजट। डेफिसिट बजट मतलब क्या है, मेरा खर्चा ज्यादा है और मेरी कमाई कम है, तो उसको हम लोग हमेशा डेफिसिट बजट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तीसरा है सरप्लस बजट, मतलब जब रिसीट्स ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसे सरप्लस बजट बोलते हैं। देश के लिए बैलेंस बजट भी अच्छा है, सरप्लस बजट भी अच्छा है, लेकिन डेफिसिट बजट किसी भी देश के लिए अच्छा बजट नहीं माना जाता है। तो आओ बढ़ते हैं अब इसी के टॉपिक के ऊपर। तुम्हें पता है हमारे देश में 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, चलो एक एक करके हम सारी बातों को बताने जा रहे हैं और इसके इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 100% यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा। शाहरुख खान की तरह यहां से बोर्ड इम्तिहान में आपका टॉपिक इंतजार कर रहा है। तो अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक तो तुमको बहुत दिल लगा कर पढ़ने की जरूरत है। दिल लगाकर, सर दिल तो मैंने उससे लगा लिया था सर, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुमको यहां दिल और लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, चलें शुरू करें। सबसे पहले बात आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हें पता है, रेवेन्यू रिसीट्स तुम्हें पता है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट जब होगा मतलब पैसों की जब कमी होगी, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे कुछ फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है आओ जरा जानते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन को एक एक पॉइंट लेकर जाऊंगा, ये नोट्स जरूर से डाउनलोड कर लेना, आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। कैसे डाउनलोड करना है नोट्स? हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर जाओ और ये नोट्स डाउनलोड कर लो बेटा। ठीक है, पहला, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताती है? गवर्नमेंट की प्रेजेंट स्टेट बताती है। ठीक है कि नहीं? रेवेन्यू डेफिसिट मींस डिस सेविंग और गवर्नमेंट्स अकाउंट, मतलब सरकार के पास कितना कम पैसा है। इट शोज दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स करंट इनकम। सीधी सी बात है, बता रहा है कि सरकार के पास जितना इनकम है उससे ज्यादा वो खर्च कर रही। अब होता क्या है, अगर हायर बोरोइंग पुट्स
प्रेशर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कोई भी देश की सरकार बहुत ज्यादा कर्जा लेती है, लोन लेती है, तो उससे बहुत ज्यादा जो आता है प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर? रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि जितना ज्यादा कर्जा लेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, दिस फर्दर एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। ऑलरेडी डेफिसिट चल रहा है, सरकार ने और कर्जा ले लिया, कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और डेफिसिट बढ़ने लगेगा। बात यह है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक्सक्यूज मी। ठीक है, ठंड हो रही है भाई लखनऊ में। Since borrowed funds are generally incurred to finance consumption expenditure of the government, a high level of revenue deficit causes inflationary pressure in the economy. ज्यादातर जो revenue deficit को पूरा करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है वो कंजम्पशन के लिए लिया जा रहा है, वो किसी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से देश में लगातार इन्फ्लेशन आने लगेगा, महंगाई आने लगेगी। ये तीसरा इंप्लीकेशन है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो पहला इंप्लीकेशन क्या है कि सरकार ज्यादा खर्च कर रही है अपनी इनकम से, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, और तीसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी आने जा रहा है। तो क्या तीन इंप्लीकेशन तुम्हारी आंखों के रास्ते दिल में उतरे? जल्दी से बताओ, आगे बढ़े और अब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर आ जाएं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटा दें और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स को माइनस कर दें, तो इससे निकलकर आता है फिस्कल डेफिसिट। क्या बात समझ में आ रही है? अब फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशन होते हैं? देखो, यहां पर हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं कर रहे। जब हम कभी बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमको यह समझ में आएगा कि हमारे इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी हमारे देश के ऊपर फिस्कल डेफिसिट की क्या इंप्लीकेशन है, एक एक करके हम बात बताने जा रहे हैं। आओ देखो, फिस्कल डेफिसिट इज द की इंडिकेटर ऑफ बजटरी डेफिसिट इन इंडिया. It is comprehensive measure of fiscal imbalance in the economy. It measures the total resource gap. ओहो, मतलब सरकार को कितने पैसों की आवश्यकता है, टोटल रिसोर्स गैप मेजर करने के लिए फिस्कल डेफिसिट जरूरी होता है. एमसीक्यू बनेगा यहां से. It indicates the extent to which the government is living beyond its mean. मतलब कितना ज्यादा अपने मीन्स के बियॉन्ड हमारी सरकार चल रही है, यह फिस्कल डेफिसिट को देखकर पता चलेगा कि मतलब हमारे देश को चलाने के लिए कितना कर्जा लेने की आवश्यकता है, यह फिस्कल डेफिसिट को देखकर पता चलने वाला है. ठीक है ना. इट मेजर्स द टोटल रिसोर्स गैप ऑफ द गवर्नमेंट. इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच द गवर्नमेंट इज लिविंग बियॉन्ड इट्स मींस. ये तो रिपीटेड हो गया, इसको छोड़ दो. अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग. जितना बड़ा फिजिकल डेफिसिट होगा उससे यह समझ में आएगा उतना ज्यादा सरकार को कर्जे की जरूरत है, बोरोइंग की जरूरत है. गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट दिस डेफिसिट. गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा. This increases the future liability of the government in the form of payment of interest and repayment of loans. अगर इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लिया तो फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट और लोन रिपेमेंट दोनों बढ़ता चला जाएगा और बर्डन बढ़ेगा. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस में इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट. अब जितना कर्जा लोगे उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा. High fiscal deficit generally leads to wasteful and unnecessary expenditure of the government. High fiscal deficit बताता है कि सरकार unnecessary के खर्चे कर रही है. ठीक है ना. A large fiscal deficit may lead to inflationary pressure in the economy. लगातार फिस्कल डेफिसिट होने से देश के अंदर इन्फ्लेशन आएगा और कहीं ना कहीं विशियस डेट ट्रैप में हमारी इकोनॉमी फंस जाएगी. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. अभी होता क्या, अभी कई बार तुमसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिनको थोड़ी इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होगी शायद, वो बोल देंगे कि भाई यार ये जो डेफिसिट है ना, ये मेरी वजह से नहीं है, ये पिछली सरकार की वजह से है. पिछली सरकार ने कर्जा ले रखा था, उसकी वजह से हमारे देश को आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. तो तुम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा. तो तुम्हें इस तरह की गवर्नमेंट का क्या देखना पड़ेगा, प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट बोलता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट भी निकाल दो. इंटरेस्ट पेमेंट क्या, जो तुमने पास्ट में लोन ले रखे हैं उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट भी निकाल दो तो तुम्हें एक्चुअल पोजीशन
करंट स्टेटस समझ में आ जाएगा कि ये जो करंट सरकार चला रही है देश, वो कितना खराब तरीके से चला रही है। आओ इसका इंप्लीकेशन देखते हैं तो और मजा आने वाला है। प्राइमरी डिफिसिट इंडिकेट्स द रियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस एज इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन इन द पास्ट। रियल पोजीशन कौन बताता है? प्राइमरी डेफिसिट। इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। यह बताता है कि सरकार कितना कर्जा ले रही है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपार्ट फ्रॉम देयर इंटरेस्ट पेमेंट। अगला, इट मेजर्स द फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द वे द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। कैसे सरकार चला रही है, एक्चुअल स्टेटस तुमको यहां से पता चलता है। देन बजटरी प्रोसीजर इज अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस, तो भाई यहां पर आपका यहां पर जाकर आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मुझे